हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो आपका स्वागत है बिहार विधानसभा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पीटी सीरीज में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5 का जनरल नॉलेज। इसकी पीडीएफ आप लोग डिस्क्रिप्शन से और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इसे सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5 का जनरल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता। देखिए, ये सवाल में साफ पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता। तो क्या ऑप्शन देखते हैं, क्या नागरिकों की शिकायतें, आर्थिक मामले, विधि निर्माण या फिर कार्मिकों के मामले। कार्मिकों यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है पर्सोनेल, इसे पर्सनल मत समझिएगा, ये पर्सोनेल है जिसका मतलब होता है कार्मिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नागरिकों की शिकायतें पे राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता। स्थानीय निकाय जो हैं, जिसे लोकल बॉडीज इंग्लिश में बोलते हैं, इसको संविधान के तहत कार्यकारी और प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन विधि निर्माण, जैसा कि यहाँ दिया गया है, विधि निर्माण का अधिकार केवल राज्य विधानमंडल जो भी है उसमें विधानसभा, विधान परिषद, उन दोनों को ही यह मिला है और संसद के पास इसका अधिकार होता है। आर्थिक मामले, ये राज्य सरकार स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति और कराधान को नियंत्रित करती हैं। कार्मिकों के मामले, स्थानीय निकायों के कर्मचारी की नियुक्ति और सेवा शर्तें जो होती हैं वो राज्य सरकार के नियंत्रण में होती है, ना कि स्थानीय निकायों के। तो इसीलिए नागरिकों की शिकायतें जो हैं इस पर राज्य सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए यह ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो सवाल यह पूछ रहा है कि संविधान के ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह वर्णन किया गया है कि कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट है, वह यह कोशिश करे कि जो प्राइमरी एजुकेशन होता है उसमें उस स्टेट का जो मातृभाषा होता है उसमें पढ़ाई हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 क 350A। तो इसके प्रावधान क्या क्या हैं? प्रत्येक राज्य को यह प्रयास करना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएं, आर्टिकल 350A के अकॉर्डिंग। बाकी इससे देख लेते हैं और क्या प्रावधान है। यह जो अनुच्छेद है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है। और यह अनुच्छेद यह भी सुनिश्चित करता है, राज्य सरकार को मेनली उसे बाध्य करता है कि वे प्राथमिक स्तर पर बच्चों की उनकी मातृभाषा में शिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएं। बाकी बचे हुए ऑप्शन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 349 क्या कहता है? यह संघ सूची में भाषा के मामलों पर संसद के विधायी अधिकार से संबंधित है। फिर 350 क्या बोलता है? यह भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा में अभ्यावेदन का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 351 क्या बोलता है? यह हिंदी भाषा के विकास और संवर्धन से संबंधित है। तो इसीलिए चारों ऑप्शन के बारे में हमने जान लिया और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 350 का। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है। देखिए, मैं पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे पोर्शन से क्वेश्चन आपको मिला के सेशन में मैं प्रोवाइड करता हूं और ये सिलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। इसके साथ इंफॉर्मेशन भी जो होता है वह ऐसा नहीं कि मैं एक ऑप्शन का आंसर बता के बस उसके बारे में छोड़ देता हूँ, बाकी बचे हुए ऑप्शन के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि अगर क्वेश्चन में किसी तरीके का कोई बदलाव किया जाए तो आप आंसर देने में सक्षम हैं। तो यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है, द मेन गोल ऑफ डिवैल्यूएशन इज। ऑप्शन ए क्या है? मुद्रास्फीति का नियंत्रण, या फिर ऑप्शन बी निर्यात को बढ़ावा देना, या फिर ऑप्शन सी आयात को नियंत्रित करना, या फिर ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? बी और सी दोनों, यानी कि बी भी और सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बी भी सही होगा और सी भी सही होगा। अब अवमूल्यन क्या होता है? देखिए, इकोनॉमी में दो टर्म होते हैं, एक होता है मुद्रा मूल्यह्रास जिसे बोला जाता है करेंसी डिप्रेसिएशन, और एक होता है मुद्रा अवमूल्यन जिसे बोला जाता है डिवैल्यूएशन। इन दोनों में अंतर है, एक चीज दोनों में कॉमन है, दोनों में पैसे की जो कीमत होती है, मतलब जो भी मुद्रा है उसकी
जो कीमत है वह कम होती है। लेकिन दोनों में बेसिक अंतर क्या है? मुद्रा अवमूल्यन जो है यह किसी सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य मुद्राओं के मुकाबले में अपनी मुद्रा की आधिकारिक विनिमय दर जो होती है उसे कम करने के लिए जानबूझकर किया गया कार्य है। तो डिवैल्यूएशन जो होता है यह गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक यह जानबूझकर करती है ताकि वह मार्केट में एक फेवरेबल कंडीशन बना सके। तो वो फेवरेबल कंडीशन क्या होता है? तो निर्यात को बढ़ावा देना और आयात को नियंत्रित करना, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना इसका एम नहीं होता। अब मुद्रा मूल्यह्रास क्या होता है? मुद्रा मूल्यह्रास यह ऑटोमेटिक होता है। जो भी मार्केट फोर्सेस होते हैं जैसे कि बाजार की शक्तियों जैसे मांग हो गया, आपूर्ति, ब्याज दरों या निवेशक भावना में परिवर्तन के कारण यह खुद ब खुद चेंज होता है मुद्रा मूल्यह्रास। लेकिन जो मुद्रा अवमूल्यन होता है वह जानबूझकर किया जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। निर्यात को किस तरीके से प्रोत्साहन इसमें मिलता है, निर्यात को बढ़ावा कैसे इसमें दिया जाता है। जब किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो उसकी मुद्रा अन्य विदेशी मुद्राओं के मुकाबले में सस्ती हो जाती है। इससे देश निर्यात सस्ते और अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। निर्यात मतलब कि हम कोई चीज बाहर भेज रहे हैं, अपने देश से जब बाहर हम कोई चीज भेज रहे हैं तो उसे बोला जाता है एक्सपोर्ट। तो इसमें क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा मतलब कि अगर यहाँ की करेंसी का वैल्यू कम है तब बाहर के लोग हमारे इंडिया से सामान खरीदेंगे, तो क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ेगा जब यहाँ का करेंसी सस्ता होगा। फिर आयात को नियंत्रित कैसे करता है? अवमूल्यन के कारण आयात महंगे हो जाते हैं। जैसे कि अभी किसी सामान को अगर हमें देना पड़ रहा है $1, तो $1 का एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आज के टाइम में सपोज करिए इसका प्राइस है 85 रुपए। तो 85 रुपए में हम लोग कोई सामान बाहर से मंगवा रहे हैं, सपोज करिए यूएसए से मंगवा रहे हैं। अब क्या हुआ? अब हमारा जो प्राइस है वह कम हो गया, कमजोर पड़ गया। मतलब $1 को खरीदने के लिए पहले हमें 85 रुपया देना पड़ रहा था, अब उसी डॉलर को खरीदने के लिए हमें सपोज करिए 100 रुपया देना पड़ेगा। तब हमारा जो करेंसी है वह कमजोर पड़ गया, इसीलिए हमारे जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वह महंगे हो जाएंगे। तो इसीलिए इसमें आयात जो है वह कंट्रोल हो जाता है। अब मुद्रास्फीति पे नियंत्रण यानी कि इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कैसे होता है? अवमूल्यन से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना प्राथमिक उद्देश्य नहीं होता, बल्कि यह इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है, क्योंकि आयात जो है वह महंगे हो जाते हैं, इसीलिए यह इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यह बिहार से क्वेश्चन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाल वंशीय शासकों द्वारा। अब चलिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी द्वारा की गई थी। यह विश्वविद्यालय जो है 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में भारत में शिक्षा और बौद्ध अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। विक्रमशिला मगध, जो कि वर्तमान बिहार में गंगा नदी के तट पर स्थित था, और यह नालंदा विश्वविद्यालय का समकालीन माना जाता है। बाकी इसके बारे में थोड़ी सी विशेषताएं जान लेते हैं। यह विश्वविद्यालय तंत्रवाद और महायान बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ बौद्ध धर्म, दर्शन, व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष और अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। गया जिले की नागार्जुनी पहाड़ी में बराबर और नगाई की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा, हम सभी को पता है, सम्राट अशोक जी के द्वारा। तो बराबर और नागार्जुनी गुफाएं जो हैं बिहार के गया जिले में स्थित है। इन गुफाओं का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने अजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए करवाया था। यह गुफाएं 3री शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 3rd सेंचुरी BCE की मानी जाती है और मौर्यकालीन वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। तो चलिए इस क्वेश्चन से भी हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल गया। बाकी चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? यह इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं रखता हूँ इंडियन पॉलिटी में, ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वह क्लियर हो सके। देखिए, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो देखिए यूजुअली क्या होता है, भारत के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? जिन्हें बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत दल के नेता। तो यहाँ क्वेश्चन यही बोल रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वह उच्च सदन के सदस्य हैं, संसद के उच्च सदन के, यानी कि राज्यसभा के वो मेंबर हैं। तब उसके अकॉर्डिंग यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए देखते हैं। वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ऑप्शन बी हम लोग देखते हैं। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। जब राज्यसभा के मेंबर हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तब वे लोअर हाउस में यानी कि लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकेंगे।
अब ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। अब ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो हमें बताना है कि इन सब में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो है वह हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है, ना कि राज्यसभा में, क्योंकि लोकसभा में ही जिस दल को बहुमत प्राप्त होती है वही सरकार बनाती है और उन्हीं का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है। तो इसीलिए जो राज्य यहाँ दिया गया है, अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा के यानी उच्च सदन के मेंबर हैं तो वो कैसे इसमें वोट कर सकते हैं। यहाँ वोट करने की बात है, वर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा। बाकी हम देखते हैं, वे लोकसभा में बोल सकते हैं, नीतियां प्रस्तुत कर सकते हैं और बहस में भी भाग ले सकते हैं। तो इसीलिए ये दोनों ऑप्शन जो है यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या है, इसे हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज कर रहे होंगे, लेकिन जब ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िएगा तब आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, उन्हें संसद का सदस्य बनना पड़ता है, चाहे वो लोकसभा के बने या फिर राज्यसभा का। यहाँ सिर्फ निम्न सदन दिया हुआ है, तो इसीलिए यह ऑप्शन जो है यह भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा। देखिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन से हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, इसीलिए मैं इस तरीके का क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए प्रस्तुत करता हूँ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 7 में क्या बोला जा रहा है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। तो यह थीम पूछ रहा है बेसिकली उपनिषद का क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दर्शन, जिसे इंग्लिश में फिलॉसफी बोला जाता है। देखिए, उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन यानी कि फिलॉसफी था, जो आत्मा और ब्रह्म के संबंध को समझाता है। उपनिषदें जो हैं आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मा के अंतिम सत्य की खोज पर केंद्रित था। इनका उद्देश्य मोक्ष यानी कि मुक्ति प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाना है। इसलिए ऑप्शन बी जो है फिलॉसफी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है, भारत में स्वतंत्रता के पूर्व काल में निम्न घटनाएं घटित हुई थी। तो ये सारी जो घटनाएं हैं यह स्वतंत्रता के पूर्व घटित हुई थी, जैसे लखनऊ पैक्ट हो गया, द्विशासन का प्रवर्तन, रोलेट एक्ट और बंगभंग आंदोलन। तो हमें इस क्वेश्चन में इन घटनाओं का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनना है। तो कूट बताना है कि पहले कौन सा घटना हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा और सबसे लास्ट में कौन सा, तो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि पहले हुआ था आपका बंगभंग आंदोलन, फिर हुआ था लखनऊ पैक्ट, उसके बाद हुआ था रोलेट एक्ट और सबसे लास्ट में हुआ था द्विशासन का प्रवर्तन। अब इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं यह कब हुआ था। तो बंगभंग आंदोलन जो है यह हुआ था आपका 1905 में। उसके बाद लखनऊ पैक्ट जो है यह हुआ था 1916 में, इसीलिए दूसरे स्थान पे है। रोलेट एक्ट जो है यह हुआ था 1919 में और द्विशासन का जो प्रवर्तन है यह भी हुआ था 1919 में। लेकिन पहले हुआ था रोलेट एक्ट, यह 21 मार्च 1919 को लागू हुआ था और द्विशासन का प्रवर्तन जो है यह 23 दिसंबर 1919 को हुआ था। इसीलिए सबसे लास्ट जो है कालक्रम में ये होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। बंगाल विभाजन का मुख्यतः औपचारिक उद्देश्य क्या था। देखिए, क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसीलिए मैं इस तरीके का ट्रिकी क्वेश्चन रखता हूँ। यहाँ पूछ रहा है बंगाल विभाजन का मुख्यतः औपचारिक उद्देश्य, औपचारिक यानी कि ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव क्या था। ऐसा नहीं कि उसका सिर्फ यहाँ उद्देश्य पूछ रहा है। तो हमें बताना है। चलिए पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, बहुत ही क्लोज ऑप्शन है। इस तरीके का सवाल काफी अच्छा होता है, इसे अच्छे क्वेश्चन में माना जाता है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, प्रशासनिक सुविधा के लिए। ऑप्शन सी में बंगाल राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी बंगाल के विकास के लिए। देखिए, यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होंगे ये क्वेश्चन देख के, क्योंकि यह वर्ड जो इंक्लूड हो गया है औपचारिक उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, प्रशासनिक सुविधा के लिए। देखिए, ये सारे उद्देश्य जो हैं वह सही हैं, लेकिन यह प्रशासनिक सुविधा कैसे सही हुआ, क्योंकि यहाँ वर्ड दिया गया है औपचारिक। देखिए, औपचारिक मतलब ये होता है कि उन्हें जनता के सामने इस चीज़ को पेश करना है, उसका उद्देश्य, अगर वो उद्देश्य जनता के सामने पेश कर रहे हैं, वह हुआ उसका औपचारिक, कि वह क्यों बंगाल का विभाजन करना चाहते थे। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल विभाजन जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। इसका आधिकारिक उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रशासनिक सुविधा यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बताया गया था।
बंगाल उस समय बेसिकली क्या था, भारत का सबसे बड़ा प्रांत था जिसकी आबादी लगभग 8 करोड़ थी और प्रशासन की कुशलता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए विभाजन को आवश्यक बताया गया। उनका यही मोटो था। देखिए, जो भी वो मोटो जो था वो हम सभी जानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम को अ, अलग करना है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ पे। और बंगाल में उस समय राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा उभर रहा था क्योंकि मेन केंद्र वही था बंगाल। मद्रास और बम्बई के अलावा सबसे बड़ा जो केंद्र था बंगाल था। तो अंग्रेजों को लगा कि इस जगह पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे हमें जो उभर रहा है राष्ट्रवाद उसे कम करना, तो किस तरीके से हम लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाते हैं। तो ईस्ट और वेस्ट बंगाल इस तरीके से उन्होंने सोचा था बांटने के लिए और एक्चुअली में उन्होंने ऐसा कर भी दिया था। तो औपचारिक उद्देश्य तो उन्होंने प्रस्तुत कर दिया था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए, लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य जो था वह हिंदू मुस्लिम विभाजन था। तो ये सब उसके वास्तविक उद्देश्य थे, हिंदू मुसलमानों को विभाजित करना, बंगाल राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करना। ये सब बंगाल विकास के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं, वह बस बोले थे, लेकिन उनका कोई उद्देश्य ना था, ना तो ये वास्तविक था और ना ये औपचारिक था। उन्होंने पूर्वी भाग को बांग्लादेश बनाया था और पश्चिमी भाग को कोलकाता, जो आज के टाइम में भी है, वेस्ट बंगाल जिसे हम लोग बोलते हैं, कोलकाता। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, पंचायती राज एक व्यवस्था है। पंचायती राज का विशेषता यहाँ पूछा जा रहा है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं, स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, या फिर जैव संबंधी के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, या फिर पद सोपानिक संरचना की, पोजिशनल स्ट्रक्चर। तो हमें बताना है नीचे दिए गए कूट में सही आंसर। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन 1 क्या बोल रहा है, ए और बी, यानी कि क्या पंचायती राज एक स्थानीय स्तर पर स्वशासन है और जैव संबंधी के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन है, तो नहीं। ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है, ए और सी, यानी कि स्थानीय स्वशासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो इसीलिए ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ए सही है और सी सही है। देखिए, जैव संबंधी के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की ऐसा कोई पंचायती राज का उद्देश्य नहीं है और इसका कोई ये फीचर नहीं है। पंचायती राज बेसिकली भारत में स्थानीय स्तर पर स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की एक प्रणाली है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसे ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर लागू किया गया था, यानी कि त्रिस्तरीय। इसका उद्देश्य गांव में लोकतांत्रिक तरीके से प्रशासन करना और जनता को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना। यह जो ऑप्शन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य स्थानीय स्वशासन ही है। अगर क्वेश्चन में यह पूछता कि मूल उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन ए सही हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है, हमें यहाँ कूट में आंसर देना है, इसीलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं अपडेट दे देता हूँ। जो लोग बिहार विधान परिषद मेंस की तैयारी करना चाहते हैं वह हमारा पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यह लिंक दिया गया है यहाँ पे भी। इसका ऑफिशियल नेम है एएसओ मेंस, हमारे चैनल का लोगो होगा एक्लिप्स एजुकेशन। अगर आप उस पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके माध्यम से आप बिहार विधान परिषद मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको इस QR कोड को स्कैन करके 499 रुपीज़ पे करना है और फिर उसके बाद इस पर रिक्वेस्ट भेजना है। जब आपका पेमेंट एक बार कंफर्म हो जाएगा, मतलब पेमेंट जब आपने कर दिया, तो पेमेंट रिसीट इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। एक बार आपका पेमेंट कंफर्म हो जाता है, तब फिर उसके बाद आपका जो ज्वाइन रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपको उस ग्रुप का मेंबर बना दिया जाएगा। फिर वहाँ से आप मॉडल सेट डाउनलोड कर सकते हैं और आप आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड किए हैं मैंने, जो कि बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 11 क्या बोल रहा है, यह भी क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 217(1) के उपबंधों के अनुसार उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा परामर्श करने के लिए कौन अधिकृत है। तो ये हम सभी को पता है कि अनुच्छेद 217(1) में यह बंद है, यह प्रावधान है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं यानी कि हाईकोर्ट के जजेस होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति किनकी सलाह पे उन्हें कौन असिस्ट करता है। तो यही क्वेश्चन है, क्या यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस यानी कि केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन डी उस राज्य के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि उस स्टेट का हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस,
और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग जान लेते हैं। अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति को नियुक्ति से पहले परामर्श करना आवश्यक होता है किनकी? भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, संविधान द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल, गवर्नर ऑफ द स्टेट, जिस स्टेट में भी वो हाईकोर्ट है उनके जजेस की जो नियुक्ति हो रही है उस स्टेट के गवर्नर, और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, उसी स्टेट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अब जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए? तो उन्हें किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल एडवोकेट होना चाहिए उन्हें, और उनकी जो नियुक्ति होती है वह 62 साल से ज़्यादा तक की नहीं हो सकती है, यानी उनका मैक्सिमम एज लिमिट जो है 62 साल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मनी। लिग्नाइट कोयला जो होता है, जिसे ब्राउन कोल भी कहा जाता है, यह निम्न गुणवत्ता का कोयला है और उच्च नमी और कम कार्बन सामग्री के लिए जाना जाता है। जर्मनी विश्व में सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयले का उत्पादक है। जर्मनी में प्रमुख लिग्नाइट जो खदानें हैं जैसे कि राइनलैंड हो गया, लुसाटिया और मिडिल जर्मनी, ये सब मुख्य खदान जो जर्मनी में स्थित है। चाइना जो है, चाइना विश्व में कुल कोयला उत्पादन में सबसे आगे है, लेकिन लिग्नाइट के उत्पादन में जर्मनी आगे है। इंडिया की क्या स्थिति है? भारत में लिग्नाइट का उत्पादन तमिलनाडु के निवेली और गुजरात में होता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसका योगदान जर्मनी से कम है। अमेरिका के बारे में क्या है? अमेरिका में लिग्नाइट का उत्पादन होता है, लेकिन जर्मनी की तुलना में बहुत कम मात्रा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ क्या बोल रहा है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह भी इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहला क्या है? बाजार ऋणदान यानी कि मार्केट बोरोइंग्स। दूसरा ट्रेजरी बिल, और तीसरा भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित प्रतिभूतियां। तो हमें बताना है इनमें से कौन आंतरिक ऋण का या फिर के घटक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट। तो जो डेट होता है मतलब कि उधार लेना, ऋण, वह इन दो तरीके का होता है, एक बाह्य और एक आंतरिक। तो यहाँ सवाल आंतरिक के बारे में, कोई भी देश अगर आंतरिक ऋण लेता है तो इन सब में से किसके द्वारा लिया जाता है, तो हमें बताना। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा उपर्युक्त सभी। तो यह सब जो है तीनों जो है इंटरनल डेट का उदाहरण है। अब चलिए एक एक करके इनके बारे में हम लोग जानते हैं। बाजार ऋणदान क्या होता है? सरकार द्वारा बॉन्ड और प्रतिभूतियों यानी कि बॉन्ड और सिक्योरिटीज के माध्यम से बाजार से उधार लिया जाता है। इसका उपयोग फिस्कल डेफिसिट यानी कि वित्तीय घाटा को पाटने के लिए किया जाता है। अब ट्रेजरी बिल क्या होता है? यह एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इनकी अवधि, बेसिकली ट्रेजरी बिल के बारे में बात हो रही है, 91, 182 और 364 दिन की होती है, इसीलिए ये शॉर्ट टर्म है और इन्हें बाजार में डिस्काउंट रेट पर बेचा जाता है। ऑप्शन सी, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, आरबीआई के पास जो सिक्योरिटीज रिजर्व होती है उसके बारे में। तो सरकार द्वारा आरबीआई को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां होती हैं यानी कि स्पेशल सिक्योरिटीज होती हैं। ये मुद्रास्फीति नियंत्रण और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में सहायक होती है। तो ये सब इनके फीचर हो गए, लेकिन अगर कोई पूछता है कि आंतरिक ऋण के घटक कौन कौन से हैं तो ये तीनों हो जाएगा, मार्केट बोरोइंग्स, ट्रेजरी बिल और भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित प्रतिभूतियां। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। यह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें इस ऑप्शन को देखना है और उसमें बताना है कि उपर्युक्त में से कौन कौन सा कथन सही है। तो यह कूट के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देंगे। तो भूकंप की तीव्रता को मैक्रेली स्केल पर नापा जाता है। अब ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप पर आधारित है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? भूकंप के मैग्नीट्यूड, माफ कीजिएगा यहाँ स्पेलिंग भूकंप का गलत है, भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापने पर आधारित है। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? रिक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम में 100 गुनी वृद्धि का निर्देशन करता है। तो हमें बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन जो है भूकंप के बारे में सही है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा यानी कि ए सही है, बी सही है और सी सही है। अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। भूकंप की तीव्रता को मैक्रेली स्केल पर नापा जाता है। मैक्रेली स्केल भूकंप की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी को मापता है, जो भौतिक प्रभाव और क्षति पर आधारित है। भूकंप की तीव्रता और भूकंप का परिमाण अलग अलग होते हैं। देखिए अभी तक
बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे कि भूकंप को बेसिकली मापा जाता है रिक्टर स्केल पे। तो यहाँ क्या बोल रहा है, आप वर्ड पे ध्यान दीजिए, भूकंप की तीव्रता यानी कि जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता, वह मैक्रेली स्केल पर नापा जाता है, और इसका जो परिमाण है यानी कि मैग्नीट्यूड, यह रिक्टर स्केल पर नापा जाता है। अब ऑप्शन बी के बारे में देखते हैं, यह कैसे सही है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा का माप पर आधारित है, यानी कि रिक्टर स्केल भूकंप द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को मापता है, इसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ऑप्शन सी, यह कैसे सही है, हम लोग जानते हैं रिक्टर स्केल में भूकंपी तरंगों के आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स को मापा जाता है। और ऑप्शन डी कैसे गलत हो रहा है, तो रिक्टर स्केल में एक पूर्णांक वृद्धि से ऊर्जा में लगभग 32 गुना वृद्धि और आयाम में 10 गुना वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ क्या दे रहा है, 100 गुना वृद्धि, इसीलिए यह ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन से काफी इंफॉर्मेशन हमें मिल गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है। नकदी फसल कहने का मतलब कैश क्रॉप, क्या गेहूं है, बाजरा, धान या फिर रबड़। तो इसका राइट आंसर होगा रबड़। अब देखिए, कैश क्रॉप क्या होता है, यानी कि नकदी फसल ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें बाजार में बेचने और लाभ कमाने के उद्देश्य से उगाया जाता है, ना कि व्यक्तिगत उपभोग के लिए। तो इसीलिए यह जो है रबड़ इसका राइट आंसर होगा। नकदी फसल के कुछ उदाहरण जैसे कि कपास, गन्ना, चाय और कॉफी, तंबाकू, रबड़, कुछ तिलहन जैसे कि सरसों और सूरजमुखी। तो इनको बस बेचने के लिए ही और पर्सनल कंजम्पशन के लिए इसका ये ग्रोथ नहीं किया जाता। गेहूं, बाजरा और धान जो है यह खाद्य फसलों में आता है। फसलों के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे फूड क्रॉप यानी कि खाद्य फसलें, फॉडर क्रॉप जो कैटल्स को खिलाया जाता है, ये सब प्रकार के भी होते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय जो थे वह चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। हर्षवर्धन ने चालुक्यों पर आक्रमण किया था, लेकिन नर्मदा नदी के तट पर उसे पुलकेशिन द्वितीय द्वारा पराजित कर दिया गया। इस विजय का उल्लेख एहोल शिलालेख यानी कि एहोल इंस्क्रिप्शन में किया गया है, जिसे पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखा था। अब बाकी बचे हुए ऑप्शंस के बारे में हम लोग जानते हैं। श्रीमुख जो था वह सातवाहन वंश का संस्थापक था। मंगलेश पुलकेशिन द्वितीय का चाचा था और उसने चालुक्य साम्राज्य का विस्तार किया था। कीर्तिवर्मन जो पहला था वह चालुक्य वंश का प्रारंभिक शासक था, जिसने साम्राज्य को सुदृढ़ किया था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित नदियों की लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है। अवरोही क्रम हमें बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा, यह क्रम हमें बताना है। तो ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे कि भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वह गंगा है, तो इसीलिए इसका आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन डी होना चाहिए, गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और नर्मदा। लेकिन आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, देखिए कई बार कुछ एग्जाम में क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए उसके शब्दों के साथ खेल किया जाता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से पढ़िए, यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित नदियों की लंबाई के अनुसार। ऐसा तो नहीं लिखा गया है कि निम्नलिखित भारत में बहने वाली नदियों की लंबाई के अनुसार। अगर यह लिखा जाता तब ऑप्शन डी सही होता, लेकिन यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित नदियों की लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह इसका टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर और भारत में मात्र 916 किलोमीटर ये बहती है। गंगा जो है इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है और भारत में 2510 किलोमीटर है, इसीलिए यहाँ पे यह ऑप्शन ए सही हो रहा है, क्योंकि इसकी 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई। ऐसा नहीं बोला गया है कि भारत में बहने वाली, तो टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर गंगा नदी की है 2525। गोदावरी नदी जिसे दक्षिण का गंगा बोला जाता है, इसका जो टोटल लंबाई है वह 1465 किलोमीटर है और नर्मदा नदी इसकी 1312 किलोमीटर। तो चलिए आपने देखा कि किस तरीके से शब्दों के साथ थोड़ा सा इधर उधर करने के बाद क्वेश्चन कैसे टफ हो जाता है। यहीं पे बहुत सारे लोग गलत कर बैठते हैं, तो इन सब बातों पे आपको ध्यान देना है। मैंने अपने सेशन में जो भी सेशन लाऊंगा
उसमें मैं यही कोशिश करूंगा, चाहे वो जनरल नॉलेज का हो चाहे वह साइंस का रहे। ऐसा नहीं कि देखिए अब क्वेश्चन है जो सब्जेक्ट्स हमने पढ़े हैं वह सब्जेक्ट बदल जाएगा, उन्हीं सब्जेक्ट उन्हीं टॉपिकों में बस वर्ड्स को इधर उधर करके ऑप्शन को बहुत क्लोज रख के एग्जाम को टफ बनाया जाता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भूटान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो देखिए सिलेबस में हमारा दिया गया है भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब, तो इस तरीके के भी एक आध सवाल हो सकते हैं। तो मैं हर सेशन में कोशिश करता हूं कि इस तरीके का कोई सवाल मेंशन कर दूं। तो यहाँ पूछा जा रहा है भूटान के बारे में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संवैधानिक राजतंत्र। देखिए भूटान में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की व्यवस्था 2008 में संविधान लागू होने के पहले भूटान में राजतंत्र था, लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो राजतंत्र से लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र की ओर परिवर्तन हो गया। राजा को सत्ता का प्रतीकात्मक प्रमुख माना जाता है, लेकिन वास्तविक सत्ता निर्वाचित संसद और प्रधानमंत्री के पास होती है। निरंकुश राजतंत्र जो है, यह पहला ऑप्शन निरंकुश राजतंत्र, यह 2008 तक था, यानी कि 2008 से पहले भूटान में यह व्यवस्था थी। लोकतंत्र, पूर्ण लोकतंत्र नहीं है भूटान में, यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र है। एकल लोकतंत्र, यह अवधारणा जो है भूटान के शासन प्रणाली में कभी भी लागू नहीं हुआ। यह जो सिंगल डेमोक्रेसी है यह है इस तरीके का चाइना में। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को, तो किनके मेमोरी में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर पीसी रॉय। तो डॉक्टर्स डे जो है भारत में 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, इनका पूरा नाम था बिधान चंद्र रॉय, की स्मृति और सम्मान में मनाया जाता है। डॉक्टर बीसी रॉय जो थे पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री और प्रसिद्ध चिकित्सक थे। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और उनका निधन भी 1 जुलाई 1962 को हुआ था। इसीलिए उनकी याद में 1 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। बाकी ऑप्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। डॉक्टर दुखन राम कौन थे? यह प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक थे, लेकिन डॉक्टर्स डे से उनका कोई संबंध नहीं है। सुश्रुत, यह प्राचीन भारतीय शल्य चिकित्सक थे। आपको पता होगा शल्य चिकित्सक के जनक कौन थे? सुश्रुत, यानी कि सर्जन, और उन्होंने सुश्रुत संहिता भी लिखी थी। तो यह क्वेश्चन मैंने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में ये करवाया है मैंने। धन्वंतरी जो थे यह आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। अब चलिए इस प्रैक्टिस सेट में जनरल नॉलेज सीरीज में स्टैटिक पोर्शन जो कि सिर्फ जनरल नॉलेज को कवर करता है, उसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके बाद करंट अफेयर्स स्टार्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है? निम्नलिखित में से किस बिहारी राजनेता को उप प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने का श्रेय प्राप्त है? तो इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि ऐसे कौन से बिहारी राजनेता थे जिन्हें उप प्रधानमंत्री पद को सुशोभित उन्होंने प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जगजीवन राम जी। तो जगजीवन राम जी को भारत के उप प्रधानमंत्री यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पद को सुशोभित करने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक मुरारजी देसाई की सरकार में उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। जगजीवन राम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हरिजन समाज के प्रमुख नेता थे। बाकी ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं। ललित नारायण मिश्र जो थे वो भारत के रेल मंत्री थे, लेकिन उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। अब ऑप्शन बी के बारे में देखते हैं हम लोग। सत्यनारायण सिंह जी, यह बिहार के प्रसिद्ध समाजवादी नेता थे, लेकिन उप प्रधानमंत्री कभी नहीं बने। और राम सुगम सिंह बिहार के वरिष्ठ राजनेता थे। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा स्टैटिक पोर्शन। अब स्टार्ट होता है हमारा करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? देखिए सूची और रैंक से भी क्वेश्चन आते हैं कि इस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, टॉप में कौन सा देश है, इस तरीके से भी सवाल आते हैं। तो सारा इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया है इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर होगा 4th, यानी कि 4था स्थान भारत को मिला। तो भारत का बेसिकली क्या है? भारत का रक्षा बजट लगभग $75 बिलियन है, जिससे वह दुनिया में 4था सबसे बड़ा रक्षा पे खर्च करने वाला देश बन गया है। यह रैंकिंग भारत की रक्षा, आधुनिकीकरण और सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब चलिए हम लोग जानते हैं टॉप 5 कंट्रीज के बारे में। तो पहले स्थान पे है USA, दूसरे स्थान पे है रशिया, तीसरे स्थान पे है चाइना और चौथे स्थान पे है हमारा देश भारत
और 5वें स्थान पे है दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया। तो चलिए यहाँ से मैंने टॉप 5 कंट्रीज भी बता दिए हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। अब यह इंडेक्स जो है यह बेसिकली सैन्य शक्ति का मूल्यांकन विभिन्न मानदंडों पर करता है, जैसे कि सैन्य संसाधन, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिकल क्षमता और भूगोल और रणनीतिक स्थिति। ये सब इसके मानदंड हैं, उस पे यह जो रैंकिंग प्रदान किया जाता है किसी देश को, यही उनका बेस है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 13 जनवरी से प्रयागराज में कुंभ मेले की शुरुआत हुई है। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष कुंभ को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया था? तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए हाल ही के दिनों में कुंभ मेला का समापन हुआ है, तो हो सकता है यह क्वेश्चन का पार्ट बन जाए, लेकिन सिर्फ कुंभ मेले से ही क्वेश्चन नहीं पूछा है। अगर इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुंभ मेला इस बार कहाँ आयोजित हुआ था, तो वो कोई भी आंसर दे देगा। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा है आर्ट एंड कल्चर से, कि इस कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक यानी कि इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था, उस सूची में शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 2017। देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित स्थलों को चिन्हित करती है जिनका वैश्विक महत्व होता है। इन स्थलों को 1972 की विश्व धरोहर सम्मेलन के तहत संरक्षण दिया जाता है ताकि इन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके। किस किस प्रकार के विश्व धरोहर स्थल होते हैं? तो 3 प्रकार के बेसिकली, सांस्कृतिक स्थल, प्राकृतिक स्थल और मिश्रित स्थल। तो सांस्कृतिक स्थल कैसे होते हैं? जैसे ऐतिहासिक, कलात्मक या फिर पुरातात्विक महत्व के मानव निर्मित संरचनाएं। अब प्राकृतिक स्थल जो होते हैं वे कैसे होते हैं? तो असाधारण जैव विविधता या फिर वैज्ञानिक महत्व वाले प्राकृतिक परिदृश्य और पारिस्थितिक तंत्र, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। और मिश्रित स्थल सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए उसमें भी कैटेगरी होता है इन सभी में। जैसे सांस्कृतिक स्थल हुआ उसमें टैंजिबल और इनटैंजिबल। तो टैंजिबल क्या हुआ? जिसे हम लोग देख सकते हैं, और इनटैंजिबल यानी कि अमूर्त जिसे हम लोग नहीं देख सकते, वह एक कल्चर का पार्ट है। तो कुंभ मेला उसे देखा नहीं जा सकता। कुंभ मेला को हम लोग वो जगह पे जिस तरीके का आयोजन हुआ था वह जगह हम लोग देख सकते हैं, लेकिन कुंभ मेला कोई पर्व, कोई डांस, वो हम लोग देख नहीं, वो बस नाम से ही जाना जाता है। एक कल्चर है, वो एक संस्कृति है। तो इसीलिए इसे अमूर्त लिस्ट में शामिल किया जाता है। अब भारत की स्थिति जानते हैं 2025 में। इसमें टोटल 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सांस्कृतिक जिसमें 34 है, प्राकृतिक स्थल 7 है और मिश्रित स्थल मात्र 1 है। कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। सांस्कृतिक स्थल में जैसे ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, हम्पी, खजुराहो मंदिर। प्राकृतिक स्थल में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। और मिश्रित स्थल भारत में मात्र 1 है, जैसे कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब आपको कमेंट करके बताना है कि बिहार में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है साइट्स हैं, वह आपको कमेंट करके बताना। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यह बोल रहा है, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस तरीके का भी सवाल एग्जाम में आता है। ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप करंट से अपडेटेड नहीं है तो इसका भी जवाब आपको नहीं पता होगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रबोवो सुबियांतो। तो इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, यह यात्रा उनके द्वारा अक्टूबर 2025 में पदभार ग्रहण करने के बाद भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी। तो इस गणतंत्र दिवस पर 342 सदस्यीय इंडोनेशियाई राष्ट्रीय सशस्त्र बल का दस्ता परेड में शामिल हुआ। यह पहली बार था जब किसी विदेशी परेड में इंडोनेशियाई सैनिकों ने भाग लिया। इससे पहले कौन थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति? तो जोको विडोडो। तो ये अक्टूबर 2024 तक थे। उसके बाद फिर प्रबोवो सुबियांतो ने पदभार संभाला है वहाँ के राष्ट्रपति के तौर पे। बाकी बचे हुए ऑप्शंस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो शी जिनपिंग जो है ये चाइना के प्रेसिडेंट हैं, ये सभी को पता है। और लूला द सिल्वा जो है ये ब्राजील के करंट प्रेसिडेंट है, मतलब वर्तमान में ब्राजील के यह राष्ट्रपति हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला जा रहा है? तो वर्ष 2025 में भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो यह भारत में पहली बार आयोजित की गई है। तो यह बताना है हमें कि यह किस जगह पे आयोजित की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जामनगर गुजरात में। तो भारत की पहली तटीय
और वाटर बर्ड जनगणना, जिसे कोस्टल एंड वाटर बर्ड सेंसस बोला जाता है, इसका आयोजन 3 से 5 जनवरी 2025 के बीच मरीन नेशनल पार्क और मरीन सेंचुरी, जो कि जामनगर गुजरात में आयोजित है। जनगणना का बेसिकली उद्देश्य क्या था, तो पक्षी आबादी, उनके आवास और प्रवासन पैटर्न के बारे में व्यापक डेटा एकत्र करना, संरक्षण रणनीतियों को सूचित करना और तटीय पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता के स्थायी संरक्षण को सुनिश्चित करना भी यह इसका उद्देश्य था। अब चलिए इस सीरीज का प्रैक्टिस सेट 5 जनरल नॉलेज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 25। तो हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की जो रैंक है वह 85 है। 2024 में इसका क्या रैंक था, तो 80। देखिए 2024 में 80वें रैंक पे था और 2025 में यह 85वें, यानी कि 5 रैंक यह नीचे गिरा है। तो भारतीय पासपोर्ट धारक वर्तमान में 57 देशों में वीजा मुक्त या आगमन पर वीजा के साथ यात्रा कर सकते हैं। टॉप कौन सा देश है, तो सिंगापुर का पासपोर्ट विश्व में सबसे मजबूत पासपोर्ट के रूप में उभरा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बेसिकली यह दर्शाता है कि किस देश का पासपोर्ट जो है सबसे स्ट्रांग है। सिंगापुर जो है, जो टोटल 227 देश हैं, उसमें 193 देश में इस यहाँ के जो पासपोर्ट होल्डर हैं वह बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं, इसीलिए सिंगापुर इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पे है। तो चलिए यहाँ कंप्लीट होता है हमारा जनरल नॉलेज प्रैक्टिस सेट 5। अब कल मैं ले आऊँगा इसका बाकी बचा हुआ पोर्शन जनरल नॉलेज, उसमें भी मैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करूँगा, जो कि कभी ना कभी किसी एग्जाम के पार्ट रहे होंगे। तो अगर इसकी PDF आप लोगों को चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल इक्लिप्स एजुकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह आंसर इसका दिया गया है लास्ट में, इसीलिए मैं लास्ट में रखता हूँ, ताकि आप लोग अगर मॉक लगाएं तो आप देख लें अपना स्कोर कि कितना आप अचीव कर पा रहे हैं, और लास्ट में फिर आप यहाँ से टैली करवा सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।